ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिटर फर्स्ट ईयर की जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसका पार्ट 12 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले की क्लासेज अगर आपने नहीं देखी है तो आप YouTube पे चले जाइए। YouTube में प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, वहां पर जाएंगे तो आपको फिटर फर्स्ट ईयर के नाम पे प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। वहां पर आज की क्लासेस प्लस इसके पहले की जो भी क्लासेस हुई है आप इकट्ठे देख सकते हो। सारी वीडियो आपको सीरियल से मिल जाएगी। और नॉर्मल यूट्यूब की वीडियो सेक्शन में जाओगे तो आपको अलग अलग वीडियो मिलेगी, उसमें ढूंढना पड़ जाएगा, काफी टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में होम वीडियो जिसके बगल में शॉर्ट्स वगैरह होता है, बगल में प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन होता है, थोड़ा स्लाइड करके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको फिटर फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां काफी आसानी होगी आपको वीडियोस देखने में। प्लस आप जो ये वीडियोस देखोगे इनका पीडीएफ कहां से मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था इस बार जो हम लोगों ने पीडीएफ तैयार किया है उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है। उसके साथ साथ एक सुविधा हमने और दी है कि जस्ट क्वेश्चन के नीचे हमने आंसर दे दिया है, जिससे कि आप मोबाइल फोन में भी बिल्कुल आसानी से पीडीएफ को देख सकते हो। तो उस पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करना है, तो इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.globalit.org। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाएंगे, वहां मिल जाएगा। इस वेबसाइट से कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है अगर आपको ये देखना है तो पार्ट 1 से पार्ट 10 तक किसी भी वीडियो को उठा लीजिए, आप ओपन करके स्टार्टिंग का जो है 1 से 2 मिनट देख लीजिए। मैंने हर एक वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे डाउनलोड करना है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। तो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 10 तक के किसी भी वीडियो को आप ओपन करके स्टार्टिंग के 1-2 मिनट देखेंगे लगातार बिना स्किप किए तो आपको पता चल जाएगा पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। मैंने पूरा स्टेप वाइज वहां पे बताया हुआ है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? सटीकता का मतलब एक्यूरेसी से होता है। किससे होता है? या इंग्लिश देखेंगे एक्यूरेसी। सटीकता का मतलब एक्यूरेसी से होता है। किसकी? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर भी एक कोण मापने वाला यंत्र है, जैसे कि आपका प्रोटेक्टर होता है। प्रोटेक्टर मतलब चांदा। तो जो प्रोटेक्टर है चांदा होता है, उससे हम मिनिमम 1 डिग्री तक का कोण माप सकते हैं, या आप कह सकते हो कि 1 डिग्री की एक्यूरेसी तक का कोण माप सकते हैं। दोनों बातें की है। ठीक है, तो अगर हमें उससे भी ज्यादा एक्यूरेसी में कोण मापना हो या उससे भी ज्यादा छोटा कोण मापना हो, कहने का मतलब है कि 1 डिग्री से भी ज्यादा, क्योंकि प्रोटेक्टर के द्वारा 1 डिग्री से अधिक शुद्धता में हम कोण नहीं माप सकते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे प्रोटेक्टर पे लिखा होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मतलब एक एक खाना 1 डिग्री का होता है, उससे छोटा खाना तो कोई होता नहीं। ठीक है, तो उससे छोटा कोण नहीं माप पाएंगे। लेकिन अगर उससे ज्यादा एक्यूरेसी की बात करें तब हमारे पास आता है क्या? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। यह जो होता है प्रोटेक्टर के द्वारा कितना कोण माप पा रहे हैं हम? 1 डिग्री तक के कोण को माप पा रहे हैं, मतलब 1 डिग्री की शुद्धता में कोण को माप पा रहे हैं। अगर जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री को कितने भागों में बांट दो, आप समझ रहे हो ना? प्रोटेक्टर ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, और यहाँ पे होता है एक एक खाना 1 डिग्री का होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो ये जो छोटा सा 1 डिग्री वाला खाना है ना, उसे आप 12 भागों में बांटिए। समझ रहे हैं? ऐसे कॉपी पे बांटना मुश्किल है, कॉपी पे नहीं बांट सकते। आप इमेजिन कीजिए कि आप 1 डिग्री वाला जो छोटा कोण है उसे क्या करना है? 12 भागों में बांट दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी, एक भाग का मान, जो छोटा सा एक भाग आपको मिलेगा, उसके बराबर जो है ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कोण को माप सकता है, या उस एक्यूरेसी में यह कोण को माप सकता है। कितना? 1/12 डिग्री के बराबर आप कह सकते हो। मतलब 1 डिग्री में 12 भाग किया जाए, 1 डिग्री में 12 का भाग दे दिया, या कहिए कि 1 डिग्री में आप 12 भाग करो, 1 डिग्री को 12 भागों में बांट दो, तो एक भाग जो छोटा सा होता है उसके बराबर एक्यूरेसी में यह कोण को माप सकता है। कौन? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो आप कह सकते हो कि एक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा 1/12 डिग्री, 1/12 डिग्री की एक्यूरेसी में कोण को मापा जा सकता है। या दूसरे शब्दों में बोले तो आप जानते होंगे 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। ऐसे लाइन खींच देंगे मिनट, और अगर हम डबल लाइन खींच देते हैं, जैसे 60 पे 2 लाइन खींच देंगे तो ये सेकंड का होता है। 1 लाइन खींचा हुआ है तो मिनट का होता है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। 1 लाइन तो मिनट, 2 लाइन तो सेकेंड। ठीक है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, हम ये जानते हैं। कितना होता है? 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। चूंकि यह वाला ऑप्शन इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, जो 1/12 डिग्री है इसको बदल देंगे मिनट में। कैसे बदलेंगे? हमें मालूम है 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो यहाँ जहां पे डिग्री है इसको मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 60 का गुणा कर देंगे, तो 1/12 इंटू 60 कर देंगे, तो यह मिनट में बदल जाएगा। तो कि 12×5 = 60। अभी 5 × 5 हो जाएगा 5 मिनट। आई बात समझ में? 1/12 डिग्री कहिए चाहे 5 मिनट के, ये दोनों एक ही बात है, अभी हमने देखा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि 5 मिनट। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है, एक्यूरेसी क्या है? वो 5 मिनट के बराबर एक्यूरेसी देता है। ठीक है, मतलब 1 डिग्री के 12वें भाग तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? यहाँ पे आपसे वर्नियर कैलिपर जो है पूरा नहीं बनाया हुआ है, उसका मेन स्केल जो ऊपर वाला हिस्सा है या मेन स्केल है, या जो नीचे वाला हिस्सा है वर्नियर स्केल है, उसकी डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पे इमेज दे दी है, और बोल रहा है कि अगर इस टाइप से किसी वर्नियर कैलिपर में इस टाइप की सिचुएशन बनती है तो वो क्या रीडिंग दे रहा होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं
यह जो जीरो है किसका जीरो है, वर्नियर स्केल वाला, यह जो हिस्सा है वर्नियर स्केल का है, और जो ऊपर वाली यह हिस्सा दिखा रखा है यह मेन स्केल का, किसका दिखा रखा है, मेन स्केल का दिखा रखा है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि अगर वर्नियर कैलिपर की हमें रीडिंग निकालनी है तो क्या हमें चाहिए होता है, वर्नियर कैलिपर की अगर हमें रीडिंग निकालनी है तो क्या चाहिए होगा, मेन स्केल की माप, मेन स्केल की माप प्लस क्या चाहिए होगा, प्लस में हमें चाहिए होगा वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिलने वाले भाग की संख्या, वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिलने वाले भाग की संख्या इनटू लिस्ट काउंट, अल्पतमांक लिस्ट काउंट, ये चीज हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो पहले मेन स्केल की माप देखते हैं। मेन स्केल की माप कितना है, तो हमें जीरो वाला देखेंगे, लेकिन जीरो वाला कहां पे है, वही मेन स्केल का माप होगा कि ये जीरो वाला मेन स्केल के कहां पर है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है ये मेन स्केल के कहां तक खुला हुआ है, वही मेन स्केल की माप होगी। तो यहाँ पर देखिए अब यह क्या मान हो सकता है, अब हमें कैसे पता चलेगा, तो ये देखिए 4 सेंटीमीटर, 4 क्या दिखाएगा, 4 सेंटीमीटर दिखाएगा, या फिर आप कह सकते हो 40 mm, 4 सेंटीमीटर के या 40 mm के, सारे आंसर हमारे mm में है, हम mm में निकालेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर के या 40 mm के, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं 4 से 5 जब जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग है, 1 सेंटीमीटर में 10 भाग किया गया है तो एक भाग 1 mm का होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के या 40 mm के, दोनों एक ही बात है। वैसे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के या 50 mm का है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये 4 है और ये 5 है, मतलब 40 और 50 भी कह सकते हैं। इसके बीच में एक छोटी लाइन खींची गई है जो कि इनसे मतलब ये छोटी वाली लाइन से बड़ी है और इस बड़ी वाली से छोटी है, यहाँ पे देख रहे होंगे यह इन दोनों के बीचों बीच खींचा गया है। इसका मतलब आप कह सकते हैं 40 से 50 है, तो यह क्या होगा, यह 45 होगा ना। यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे 45 होगा। देखिए यहाँ से गिन भी सकती है, 40 है तो यह 41 42 43 44 और यह वाली लाइन 45। ठीक है, ये मैं इसलिए समझा रहा था कि पहले वाला समझ सको, ये क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ऐसे ये जो पीछे दिखा रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं ना 40 से पहले यहाँ क्या रहा होगा, 39 रहा होगा, इस पे क्या रहा होगा 38 रहा होगा भाई, इसमें 37, इसमें 36 और यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ 35 रहा होगा। ऐसे ही पहले जाएंगे तो 34 33 32 31 फिर इधर 30 मिलता है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बड़ी वाली लाइन है 35 है, और हम देख रहे हैं वर्नियर स्केल का जो जीरो इस बड़ी वाली लाइन से थोड़ा सा आगे है। 36 से पहले 36 के आगे तो गया नहीं, तो 36 ले नहीं सकते, 35 से थोड़ा सा आगे है तो हम 35 ले लेंगे। कितना आगे है तो हमें पता नहीं है, तो सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। तो यह जो जीरो वाली लाइन है हम देख रहे हैं कि ये 35 की लाइन यहाँ है और जीरो वाली लाइन से थोड़ा सा आगे है वर्नियर स्केल की, तो हमारा मेन स्केल की माप क्या हो जाएगी, 35 mm हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 35 mm। ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिलने वाले भाग की संख्या बहुत आसान है, यहाँ पे इसने साफ साफ दे रखा है। जो हम रीडिंग निकालते हैं नॉर्मल वर्नियर कैलिपर था तो हमें बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कौन सा मिल रहा है। यहाँ पे तो साफ साफ दे रखा है कि भाई ये 25 वाली और 6 वाली, यहाँ दे रखा है कि जो 25 वाली लाइन देखिए गाढ़ा एरो बनाया हुआ है कि ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन से एग्जैक्ट मैच कर रही है। तो ये हमें ढूंढना होता है कि कौन सा वर्नियर स्केल की ऐसी लाइन है जो मेन स्केल की लाइन से एग्जैक्ट मैच कर रही है। तो चूंकि कॉपी पे फिगर पे ढूंढना आसान नहीं होगा, इसलिए इसने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है एरो बना करके, ये वाली मैच कर रही है। कौन सी वाली मैच कर रही है भाई, 25 वाली मैच कर रही है। कौन सा भाग मैच कर रहा है, 25वां भाग, वर्नियर स्केल का 25वां भाग मेन स्केल से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा भाई, 25वां वाला मैच कर रहा है इनटू लिस्ट काउंट। हमें वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पता होना चाहिए, तभी आप ये सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लिस्ट काउंट कितना होगा, 0.02 mm। ये सारी चीजें कैसे आएंगी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं विथ टूल, ठीक है, तो आप YouTube के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां फिटर प्रैक्टिकल के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा। उसमें मैंने वर्नियर कैलिपर का पूरा फिगर, मतलब फिगर नहीं, मैंने एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट को दिखाया हुआ है और उस पर दिखा के बताया है कि कैसे इसका लिस्ट काउंट आता है, कैसे रीडिंग ली जाती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, एक बार आप फिटर प्रैक्टिकल वाले वीडियो के सेक्शन में जाइए। ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब पे आप सर्च कर देंगे ना फिटर प्रैक्टिकल वीडियो या फिर वर्नियर कैलिपर वीडियो ग्लोबल आईटीआई लिख करके सर्च कीजिएगा। ग्लोबल आईटीआई लिखिए प्लस वर्नियर कैलिपर लिख दीजिए, मेरी वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं डाउट नहीं रहेगा। हालांकि मैं यहाँ भी पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए 35 और ये वाली चीज पहले गुणा करके फिर जोड़ेंगे। ठीक है, 35 प्लस यहाँ गुणा करेंगे 25 गुना 50, 2 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.50 हो जाएगा।
35.50 mm में वैल्यू है तो mm में आ जाएगी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 35.50। ठीक है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्यों सतह प्लेटों में तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं? ठीक है, सतह प्लेटों से थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे। इंग्लिश देखिए, सरफेस प्लेट की बात कर रहा है। सरफेस प्लेट आप लोग जानते होंगे, जॉब वगैरह को बेस प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। मार्किंग टेबल पर हम सरफेस प्लेट को रख करके फिर उस पर जॉब वगैरह की मार्किंग करते हैं। ठीक है, जब भी आप यूनिवर्सल सरफेस गेज या कुछ भी यूज करते हैं तो हमेशा हम सरफेस प्लेट यूज करते हैं, मतलब जॉब को एक बेस सतह प्रदान करने के लिए, एक जॉब को नीचे सतह, प्लेन सतह प्रदान करने के लिए हम लोग सरफेस प्लेट यूज करते हैं। तो सरफेस प्लेट पूछ रहा जो बना होता है, वाई सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। क्यों कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं? तनाव मुक्त कास्ट आयरन के क्यों बनाए जाते हैं सरफेस प्लेट? ये पूछ रहा है कि जो सरफेस प्लेट होता है क्यों कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है टू प्रिवेंट करोजन, क्षरण को रोकने के लिए, मतलब जंग से बचने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं, कास्ट आयरन में जंग लगता है। टू प्रिवेंट ब्रेकिंग, टूटने से रोकने के लिए। नहीं, ऐसा भी नहीं भाई, कास्ट आयरन टूट जाता है। आपको याद होगा, अभी मैंने पीछे की वीडियो में बात किया था इसकी प्रॉपर्टीज की। जब कास्ट आयरन पे चोट लगाया जाता है, इंपैक्ट लोड पड़ता है, अचानक से चोट पड़ता है तो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। तो ये भी सही नहीं है। टू प्रिवेंट डिस्टोर्शन, मतलब विकृति को रोकने के लिए। ऑप्शन सी जो होगा आपका सही हो जाएगा, विकृति को रोकने के लिए। क्योंकि ये चीज मैंने पहले भी बताई थी, पिछले वीडियो आप लोग देखिएगा, याद होगा तो उसमें हमने बताया था कास्ट आयरन, वहां पे हमने प्रॉपर्टी बात किया था ब्रिटलनेस का। किसका बात किया था? ब्रिटलनेस का। ब्रिटलनेस प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। अब ब्रिटलनेस किसके अंतर्गत होता है? कास्ट आयरन में होता है। कास्ट आयरन के अंदर ब्रिटलनेस का ही गुण होता है। ठीक है, तो उसमें हमने बात किया था कि जब अचानक लोड पड़ता है तो उसमें कोई अस्थायी विकृति नहीं आती। कास्ट आयरन में क्या होता है, जैसे वो टूट जाएगा लेकिन वो विकृत नहीं होगा, मतलब उसमें कोई विकृति नहीं आएगी। विकृति नहीं आने का मतलब है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप चोट लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि उसकी आकृति बदल जाए, नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। हमेशा वो अपनी आकृति को बनाए रखता है, कोई भी विकृति नहीं होता है। वो भले ही टूट जाएगा लेकिन विकृति नहीं आएगी। तो इसीलिए हम इसको, जो हमारी सरफेस प्लेट होती है, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा भी विकृति आया, उसमें परिवर्तन आया तो फिर हमारा सरफेस प्लेट खराब हो जाएगा, क्योंकि वो सही एक्यूरेसी नहीं देगा फिर। तो हम सरफेस प्लेट किसका बनाते हैं? कास्ट आयरन का, जिससे कि उसकी विकृति को रोका जा सके, विकृति को रोकने के लिए, परिवर्तन को रोकने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। समायोज्य समानांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, देखिए बात करें व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। पैरेलल ब्लॉक होते हैं हमारे पास, एडजस्टेबल होता है, सॉलिड होता है। दोनों फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया, मैंने ले रखा है आपको समझाने के लिए। ये जो फिगर है एडजस्टेबल वाले का है, किसका है? एडजस्टेबल, सॉरी ये BLE होगा, इंग्लिश गड़बड़ हो जा रही है, आप लोग देख लीजिएगा। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, पैरेलल ब्लॉक। और यह जो है हमारा सॉलिड वाला है, सॉलिड पैरेलल ब्लॉक। देखिए पैरेलल का मतलब समांतर, और कोई चीज अकेले समांतर हो नहीं सकती। समांतर तब होगी जब वो पेयर में होगी, जोड़ी। जब दो चीजें होंगे तब तो समांतर होगा, अकेले तो समांतर होगा नहीं। तो देखिए एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक और सॉलिड पैरेलल ब्लॉक। सॉलिड वाले में क्या होता है, देख रहे हैं, दो ठोस टुकड़े हैं, इनके साइज को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इनका यूज होता है किसी भी जॉब को कुछ ऊंचाई तक उठाने के लिए, या फिर जैसे ड्रिल मशीन किया जा रहा है तो ड्रिल वाइस में जब जॉब को पकड़ते हैं तो जॉब टेपर न पकड़ा जाए, या फिर ड्रिल मशीन का जब प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, जॉब टेपर हो सकती है। तो उन जॉब को नीचे सपोर्ट देने के लिए दोनों क्या किया जाएगा, पैरेलल ब्लॉक रख दिया जाता है। तो जॉब बिल्कुल सीधी ड्रिल वाइस में पकड़ी जाएगी और होल के भी टेपर होने का चांस नहीं रहेगा। तो इस तरह से जॉब को नीचे लगाया जाता है हाइट को बढ़ाने के लिए। तो हमारे पास पैरेलल ब्लॉक सॉलिड वाला सॉलिड होता है, मतलब इसके साइज को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता है, फिक्स जिस साइज का होगा उतनी हाइट को उठाएगा। लेकिन एडजस्टेबल वाला, यह आपको जो फिगर दिख रहा है इसमें यह फायदा होता है कि इन दोनों को देखिए एक दूसरे पर स्लाइड किया जा सकता है। जब इसको स्लाइड करके पीछे ले आऊंगा तो यह वाला हिस्सा और यह वाला हिस्सा जोड़ करके क्या करेगा, मान लीजिए यह 10 mm है और यह 30 mm है तो 40 mm की हाइट बनाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसको आगे की तरफ सरकाते जाएंगे, देखो यहाँ पतला है, यहाँ और हाइट बढ़ गई, यहाँ और हाइट बढ़ गई, यहाँ और हाइट बढ़ गई, यहाँ और हाइट बढ़ गई। अगर इस वाले को सरका के यहाँ कर दिया जाए तो अगर यह 30 है तो यह भी लगभग 30 है, तो 30 से 60 का बढ़ जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ से 40 था, यहाँ तक 60 का बढ़ सकता है। मैं एज्यूम करके बता रहा हूं आपको। तो इस तरह से क्या होगा कि हम साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें साइज कम ज्यादा नहीं किया जा सकता था, इस पैरेलल ब्लॉक में साइज को कम ज्यादा किया जा सकता है, इसलिए इसको एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक कहते हैं। तो पूछा था कि इसका फायदा क्या है एडजस्टेबल, वही तो पूछा था। समायोज्य समानांतर ब्लॉक, इंग्लिश पढ़िए, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक क्या फायदा है उसका, इसकी मदद से हम ऊंचाई को निर्धारित कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। ऑप्शन डी आप देख रहे होंगे,
विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। भाई इसकी मदद से हम ऊंचाई को कम ज्यादा कर सकते हैं, जबकि सॉलिड वाले में ऐसा नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे स्क्राइबर को ऊपर नीचे करना होगा तो यहाँ पे क्लैंपिंग नट और स्नग, हम स्क्राइबर को इस स्नग में पकड़े होते हैं, फिगर में सारी चीजें आपको दिख रही होगी। ये यूनिवर्सल सरफेस गेज है, इसकी मदद से हम किसी भी जॉब पर विभिन्न ऊंचाइयों पर समांतर लाइनें खींच सकते हैं, या फिर किसी जॉब की हाइट को भी माप सकते हैं। लेथ मशीन पे जॉ में जो है फोर्जा चक में जॉब को सेंटर में भी इसकी मदद से किया जा सकता है। इसके कई सारे काम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा स्क्राइबर को इस स्नग और क्लैंपिंग नट की मदद से यहाँ पकड़ा गया है, लेकिन इसको सही पोजीशन में करने के लिए थोड़ा सा समझ रहे हैं, एग्जैक्ट पोजीशन में लाने के लिए इसकी मदद से ले जाएंगे। एग्जैक्ट पोजीशन में लाने के लिए, सही पोजीशन में करने के लिए किसका यूज करेंगे, स्नग का। नहीं, स्नग का यूज किया जाता है स्क्राइबर को पकड़ने के लिए। गाइड पिन यहाँ नीचे लगा हुआ, जिसकी मदद से देख रहे हैं ना, 2 गाइड पिन है यहाँ पर। बेस में 2 गाइड पिन है, बेस है या 2 गाइड पिन है। गाइड पिन की मदद से हम लोग किसी भी सरफेस प्लेट या किसी जॉब के किनारे इसे एग्जैक्ट सरका पाते हैं। ये दोनों गाइड पिन नीचे जो है उसके सहारे क्या और किनारे के सहारे फंस जाएगा और बिल्कुल पैरेलल चलने में मदद करेगी। रॉकर आर्म, उसके बाद फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो देखिए यहाँ पे रॉकर आर्म है, इसको रॉकर आर्म कहते हैं, और ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। यह क्या है हमारा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, और ये रॉकर आर्म की मदद से स्पिंडल में लगा होता है। यह स्पिंडल हो गया हमारा, तो रॉकर आर्म की मदद से अब जो हमारा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है रॉकर आर्म की मदद से यहाँ स्पिंडल में लगा होता है। तो स्क्राइबर को थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के लिए, सही पोजीशन में ले जाने के लिए हम ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू को टाइट या लूज करेंगे, तो उस हिसाब से रॉकर आर्म क्या होता है, एक स्प्रिंग के द्वारा इससे जुड़ा रहता है और वह स्पिंडल को खींचता है, छोड़ता है, तो उस हिसाब से हम इसको सही पोजीशन में सेट कर सकते हैं। किसकी मदद से, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू की मदद से। भाई फाइन एडजस्टमेंट मतलब एक अच्छी एडजस्टमेंट करने के लिए, सही पोजीशन में ले जाने के लिए हम इसकी मदद लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर को मिलीमीटर में बदले। तो ये तो आपको याद करने वाली चीज है कि भाई 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है। तो आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 100 × 10 mm, यही ना, mm में हो गया, 100 दाम में 1000 mm। तो आप कह सकते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर कहिए या 1 मीटर में 1000 mm कहिए। क्वेश्चन में मीटर को मिलीमीटर मतलब mm में बदलना था, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 1 मीटर में 1000 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस भी ब्लॉक का नाम क्या है। तो देखिए इनमें हमें बस यही चीज ध्यान देनी होती है कि साइड वाला जो हिस्सा होता है इसको ग्रुप बोलते हैं। ऊपर यह जो हिस्सा बना हुआ है जिसमें हम किसी गोल जाप को बेलनाकार जॉब को पकड़ते हैं या रखते हैं, तो इस वाले हिस्से को लेवल बोलते हैं। तो इसमें देखिए इस भी ब्लॉक में कितने लेवल है, तो दूसरी साइड तो बना नहीं, एक ही साइड बना हुआ है, तो सिंगल लेवल, एक ही लेवल है तो सिंगल लेवल, और एक ही ग्रूव भी साइड में कटा हुआ है, एक ही साइड। इस ग्रूव में हम क्या करते हैं, यू क्लैंप लगा करके जॉब को पकड़ते हैं। यहाँ पे यू क्लैंप होता है और इसे दबा करके जॉब को पकड़ा जाता है। तो सिंगल ग्रूव कटा हुआ है और सिंगल लेवल भी है, तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव भी ब्लॉक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी देखिए, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक कब होता, डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, देखिए ग्रूव एक ही कटा रहे और लेवल मतलब 2 हो जाए, मतलब इधर भी इसमें खांचा काट दिया जाए, इधर भी यहां से क्या किया जाए, इधर से खांचा काट दिया जाए। अगर उधर भी खांचा कटा और इधर भी, दोनों साइड खांचा काट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एक लेवल इधर, मैंने बोला ना इस वाले हिस्से को लेवल कहते हैं जिसमें जॉब को पकड़ा जाता है, और जिसमें यू क्लैंप को फंसाते हैं इसे ग्रूव कहते हैं। एक लेवल दो लेवल हो गया और ग्रूव एक ही है, तो आप क्या कहोगे, डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। तो डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक जो सी वाला ऑप्शन है, कब होगा, जब इस टाइप से फिगर बना होगा। अगला क्या कह रहा है, सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक, कि लेवल सिंगल है लेकिन ग्रूव डबल है, उसे कब कहेंगे, देखिए अब लेवल एक ही होना चाहिए, तो हमने एक लेवल मिटा दिया, एक लेवल है लेकिन ग्रूव कितना हो, 2, मतलब एक ग्रूव इधर और कटा हो इस टाइप से, तब देखिए 1-2 ग्रूव हो गया ना भाई। ये दोनों मिलाकर के एक ही ग्रूव का लाएंगे, एक ही साइड का गिना जाएगा, दोनों साइड का नहीं गिनना है कि 1 2 3 4 4 ग्रूव हो गया, नहीं, एक ही साइड का गिनेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं अब पहले एक ही ग्रूव था तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव, अब देख रहे हैं सिंगल लेवल डबल ग्रूव, 2 ग्रूव हो गया। तो जो लास्ट ऑप्शन है सिंगल लेवल डबल ग्रूव, तो जब इस टाइप से बना होगा, एक लेवल होगा और 2 ग्रूव साइड में कटे होंगे, तो हम बोलेंगे सिंगल लेवल डबल ग्रूव ही ब्लॉक। ठीक है, क्लियर हुआ, नेक्स्ट पे चलेंगे।
संयोजन सेट या जिसे कॉम्बिनेशन सेट बोला जाता है, एक्ट के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसको पूछ रहा है कि यह क्या चीज है यहाँ पे बना रखा। तो यहाँ पे होता है हमारा क्या, स्क्राइबर, जिसे हम लोग नॉब स्क्राइबर भी बोलते हैं, नॉब स्क्राइबर। यह लगा होता है हमारा कॉम्बिनेशन सेट में। जब कॉम्बिनेशन सेट से कोई माप लेते हैं या मार्किंग करते हैं तो इसी स्क्राइबर को खोल करके उसकी मदद से मार्किंग किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, क्या है, स्क्राइबर है। ठीक है, यह कई बार क्वेश्चन में यह भी पूछ लेता है कि जो कॉम्बिनेशन सेट होता है हमारा उसमें नॉब स्क्राइबर या स्क्राइबर कौन से पार्ट में लगा होता है। तो कॉम्बिनेशन सेट में मेन हमारे 4 पार्ट है, देखा जाए तो ऊपर या 3 पार्ट है, और एक यह जो सबसे मेन है यह क्या, स्टील रूल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन सेट स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड, सेंटर हेड। ठीक है, इसकी मदद से किसी भी राउंड जॉब का सेंटर ज्ञात किया जाता है। जो बीच वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टर हेड, प्रोट्रैक्टर हेड बोलते हैं। इसकी मदद से किसी जॉब को 1 डिग्री की कोण पे सेट किया जा सकता है या मापा जा सकता है। प्रोटेक्टर हेड मतलब चांदा लगा होता है इसमें। ठीक है, और इसमें आपका स्प्रिट लेवल भी लगा होता है। स्प्रिट लेवल यहां दिया है ना, तो प्रोटेक्टर हेड में भी होता है स्प्रिट लेवल, जॉब को क्षैतिज व्यवस्थित करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यह आता है हमारा क्या, स्क्वायर हेड, स्क्वायर हेड। कई बार पूछा है कि नॉब स्क्राइबर किसमें होता है, तो स्क्वायर हेड में, कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड में नॉब स्क्राइबर या स्क्राइबर लगा होता है। और इसमें यहां पे एक स्प्रिट लेवल भी लगा होता है, स्प्रिट लेवल। ठीक है, तो स्प्रिट लेवल हमारा स्क्वायर हेड में भी है, प्रोटेक्टर हेड में है, लेकिन स्क्राइबर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर हेड में है। स्क्वायर हेड का एक हिस्सा कैसे है, 90 डिग्री पे और दूसरा हिस्सा 45 डिग्री पे होता है। मतलब इसकी मदद से हम 90 डिग्री और 45 डिग्री दोनों कोण को चेक कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, और जो ये क्लैंप नट दे रखा है, तो क्लैंप नट यहाँ पे जो इसको क्लैंपिंग कर रहा है, यहाँ पे क्लैंप नट है जो इसको क्लैंप करने की मदद किया जाता है। इसमें भी क्लैंप नट लगा हुआ जिसकी मदद से हम लोग इसको स्टील रूल पे क्लैंप करते हैं। सारे पार्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई राउंड बार है, कोई बेलनाकार छड़ है, कोई बेलनाकार आपका बार है, छड़ है, तो उसके केंद्र को निकालने के लिए, जैसे यह हो गया बेलनाकार या छड़ हो गया इस तरह से, तो इसका सेंटर अगर हमें निकालना हो तो क्या यूज किया जाता है, तो राउंड बार का सेंटर निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं जेनी कैलिपर। क्या यूज करते हैं, जेनी कैलिपर। ऑप्शन बी आपका सही होगा, जिसे हम लोग अन्य नामों से भी जानते हैं, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। हर्माफ्रोडाइट या फिर ऑड लेग कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। यह फिगर जो आपको दिख रहा है या इसी का दिखाया गया है, जेनी कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट या ऑड लेग कैलिपर, तीनों नाम इसी का है और यह फिगर भी उसी का है। ऑड लेग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके दोनों पैर असमान होते हैं, ऑड लेग भी इसलिए बोल दिया जाता है। देखिए एक साइड सुई लगा हुआ है और दूसरी साइड ऐसे नुकीला अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो दोनों पैर अलग अलग है, विषम है। ऑड का मतलब क्या, विषम है, अलग अलग है, इसलिए ऑड लेग भी बोल देते हैं। इसकी मदद से हम लोग सेंटर कैसे निकालते हैं, तो देखिए यह वाला जो हिस्सा है इसको यहाँ पे लगाइए और सुई वाला ऊपर रखिए। देख रहे हैं ना, ये जो हिस्सा सुई वाला और ये मुड़ा हुआ है, मुड़ा वाला हिस्सा यहाँ इस साइड लगाइए और सुई वाले हिस्से से ऐसे लेके ऐसे इधर को लाइन खींच देंगे, फिर इधर लगा करके इधर को खींच देंगे, फिर इधर लगा करके ऐसे ही उधर से इधर को और इधर से उधर को। ठीक है, चारों खींचने के बाद इसके लीजिए, इसकी कोने को इधर मिला दीजिए, इसकी कोने को इधर मिला दीजिए, यहाँ पे आपको सेंटर मिल जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप सेंटर निकाल सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, इनसाइड कैलिपर का काम क्या होता है, तो आंतरिक माप लेने के लिए। इनसाइड कैलिपर है तो क्या करेगा, अंदर की माप लेगा, किसी पाइप के डायमीटर को मापेगा। ठीक है, आउटसाइड कैलिपर का काम क्या होता है, तो आउटसाइड मतलब बाहरी माप लेने के लिए, किसी भी राउंड जॉब का बाहरी माप लेना हो, बाहरी डाया निकालना है तो आउटसाइड कैलिपर। जो वर्नियर कैलिपर होता है इसकी मदद से हम इनसाइड माप भी ले सकते हैं, मतलब आंतरिक माप भी माप सकते हैं, बाहरी माप भी माप सकते हैं और गहराई भी माप सकते हैं। तीनों चीजों की व्यवस्था किसके अंतर्गत होती है, वर्नियर कैलिपर में होती है। क्लियर? नेक्स्ट पे चलेंगे। देखिए अगला कह रहा है छेनी में ए से चिन्हित कोण का नाम क्या है। ए कही है या अल्फा कही है। देखिए यहाँ पे अल्फा रहेगा, ये अल्फा दे रखा है, यहाँ पे बीटा दे रखा है और यहाँ पे गामा दे रखा है। तीनों एंगल दे रखे हैं और ये एंगल मैंने पहले बताया भी है, आपको याद भी होगा कि जो हमने बताया था यहाँ पे कि जो नीचे वाली चीजल की सरफेस होती है और जो जॉब की सरफेस होती है, इसके बीच वाला या जो एंगल होता है हमारा, यह वाला एंगल, या क्या होता है,
क्लियरेंस एंगल होता है। क्या होता है? क्लियरेंस एंगल, इसी को अल्फा या फिर यहाँ पे ए दिखा रखा है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? डी वाला सही हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल। या क्या है आपका? क्लियरेंस एंगल। ठीक है। वहीं बात करें ऊपरी चीजल के ऊपरी फेस और जो हमारे जॉब की सतह थी उस पे परपेंडिकुलर लंबवत लाइन डाल दी जाए, तो यह जो एंगल बनता है, यह वाला एंगल, यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा कहलाता है रेक एंगल। ठीक है। उसके बाद दोनों चीजल के पॉइंट के बीच का जो एंगल बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसे बीटा से दिखाते हैं। ठीक है, बीटा से दिखाते हैं और इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है पॉइंट एंगल, या फिर यही काटने वाला एंगल होता है, इसीलिए इसको कटिंग एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटिंग एंगल। ऑप्शन देख लीजिए, सी वाला जो कटिंग एंगल है यह हो गया, रेक एंगल जो है यह हो गया आपका। ठीक है। और जो यह वाला देख रहे होंगे आप, इसका भी हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था, यह चीजल की एक्सिस होगी। चीजल की क्या हो गई? एक्सिस हो गई। चीजल की अक्ष हो गई। चीजल के बीच से सेंटर लाइन खींचे तो चीजल की अक्ष होगी। चीजल की अक्ष और जॉब की सतह के बीच यह जो बड़ा वाला एंगल हमारा पूछ रहा है, दिखा रहा है, यह क्या होता है? तो यह होता है हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन मतलब चीजल का झुकाव कोण, छेनी का झुकाव कोण होता है। ये सारे एंगल हो गए। और यहाँ पे क्या था जो पूछा था अल्फा वाला, तो वो क्लियरेंस एंगल होगा। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। ठीक है। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से चीजें समझ में भी आ रहा होगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जो आगे के क्वेश्चन होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।